अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज को करेंगे, जिसके हमने एसएलओएस को ऑलरेडी कर लिया है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन रीज़न फॉर एम्फजीमा इज़। सो इस बीमारी का एक रीज़न क्या है? सो ऑफ कोर्स इस बीमारी का जो रीज़न है मेन, दैट इज़ स्मोकिंग। एक्सरसाइज नहीं, फूड नहीं, आयरन डेफिशिएंसी में नहीं। इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, डायाफ्राम आपका इस तरीके से ऊपर हो जाता है ताकि वॉल्यूम आपकी लंग्स का कम हो, प्रेशर ज़्यादा हो और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बाहर चली जाए। सो आपका डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ होगा, रेज़्ड होगा, और आपकी लंग्स जो हैं उनके ऊपर जो रिब्स मौजूद हैं, वो रिब्स भी अंदर की तरफ आएँगी, यानी कि उनके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे ताकि लंग्स का वॉल्यूम जो है दैट वो कम हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखें, डायाफ्राम इज़ लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज़्ड, तो ऐसा तो नहीं होगा, डायाफ्राम ना नीचे होने वाला है ना रिब्स रेज़ होने वाली हैं। बोथ डायाफ्राम एंड रिब्स आर रेज़्ड, तो ऐसा भी नहीं है, डायाफ्राम तो रेज़ होगा लेकिन रिब्स रेज़ नहीं होंगी। डायाफ्राम, हाँ, सो डायाफ्राम इज़ रेज़्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। सो ये भी नहीं है। द इनर मोस्ट चेंबर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू व्हिच एयर कैन बी ड्रॉन। सो वो इनर मोस्ट चेंबर कौन-सा है जिसके अंदर एयर जहाँ तक जाती है? सो दैट इज़ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पर जाकर आपका एयरवे खत्म हो जाता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज़ रेस्टिंग? सो जब एक्सपायर्ड एयर जो आप एयर बाहर भेजते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या परसेंट है? जब आप कोई बड़ी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज और कम होगी क्योंकि और ऑक्सीजन यूज़ हुई होगी। लेकिन नॉर्मल केसेज़ में दैट इज़ 16%, जो कि 21% से कम हुई है, जैसे मैंने कल देखा था, एसएलओ वाली वीडियो में देखा था। व्हिच प्रोसेस डज़ नॉट यूज़ एनर्जी रिलीज़्ड बाय रेस्पिरेशन? तो कौन-सा प्रोसेस वो एनर्जी यूज़ नहीं करता जो कि रेस्पिरेशन से ली जाए। तो वी नो के बॉडी में जो भी काम होगा, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, जो कि एक्टिव काम होगा हमारी बॉडी में, वो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन और फूड को ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड देन ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो लेकिन यहाँ पर इनमें से कौन-सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं? बुनियादी तौर पर इनमें से पैसिव प्रोसीजर कौन-सा है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज़ इंटू द विला है, तो यहाँ पर आपको खुद बता रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और वाक़ई में ग्लूकोज़ को अगर विला में मूव करना है तो ये एक एक्टिवली प्रोसेस होता है। तो अगेन ये तो रेस्पिरेशन इसके लिए ज़रूरी होगी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वियोलर सरफेस, तो ये वाला असली चीज़ है कि जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड कैपिलरी में जाती है, वो उसको आपको एनर्जी लगाकर नहीं भेजना पड़ता, बल्कि वो डिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में डीऑक्सिनेटेड ब्लड है, तो ऑटोमैटिकली, क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्संट्रेशन है ऑक्सीजन की, वहाँ पर लो है, तो वो डिफ्यूज़ कर जाती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही होता है। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली डिफ्यूज़ कर जाएगी, इसलिए इसके लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। व्हिच पाथ डज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज़ इट एंटर्स द बॉडी? एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, वो बॉडी में एंटर किया है, तो वो कौन-सा पाथ चूज़ करेगा? सबसे पहले तो वो ट्रैकिया में आएगा, एंड देन उसके बाद वो ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियोल में और फिर एल्वियोलस में। व्हेन यू इन्हेल द डायाफ्राम, जब आप इन्हेल करते हैं, तो भई हमने एक्सहेल का देखा था, डायाफ्राम रेज़ हुआ था। तो इन्हेल में ऑफ कोर्स डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, यानी उसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इससे वो डायफ्राम नीचे मूव करेगा। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स एनर्जी रिलीज, तो उससे रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होगा। द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज दी, जहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा, सो दैट इज ऑफ कोर्स दी एल्वियोलाई। जो गैस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई पर होगा। द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स या एल्वियोलाई हैं उनका जो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं, वो कौन सी बीमारी है? दैट इज एम्फीजीमा। विच ब्लड वेसल सराउंड्स द एल्वियोलाई? सो दैट इज द कैपिलरी। या कैपिलरी में आपके पास गैस एक्सचेंज हो सकता है, आर्टरी वेन या वेन्यूल या आर्टीरियल में ये पॉसिबल नहीं। इन एस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स ड्यू टू, तो आप जो है वो सांस उस तरह से नहीं ले सकते हैं, आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, क्योंकि यही एस्थमा में होता है। रप्चरिंग ऑफ, ये तो एम्फीसीमा है, रप्चरिंग ऑफ ब्रोंचियल वॉल्स, सो दिस इज आल्सो नॉट अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन एल्वेलाई, तो ये तो नमूनिया है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन इंस्पायर्ड air is 21% and in expired air it is 16%. This difference in the amount of oxygen gas is due to the, of course, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ की जा चुकी है। सो
यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एनर्जी प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन का मतलब है उसको यूज़ कर लेना। Which one of the following row best describes the action of different structures associated with the process of inhalation? uh, तो इनमें से इन ये जो हैं आपके पास रोज़, इनमें से कौन सी रो बिल्कुल ठीक है डायाफ्राम, रिब मसल्स और रिब्स के लिए जब आप इनहेल करेंगे? सो इनहेलेशन में एज वी ऑल नो हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो डायाफ्राम का मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन डायाफ्राम नीचे जाएगा। सो डायाफ्राम तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर बात करें रिब मसल्स की, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो वो इनहेलेशन में रिब्स को बाहर मूव करने के लिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन रिब्स खुद एक्सपैंड करेंगे या बाहर रेज्ड हो जाएंगे। सो रिब्स रेज्ड। तो अगर इधर हम लोग देखें, सो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ठीक है। रिब मसल्स रिलैक्स, तो रिलैक्स नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो अगर इधर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और रेस्ट, तो ये वाला करेक्ट है। Which row correctly describe the function of the diaphragm, cilia and mucus in human gaseous exchange system? कौन सी रो बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्क्राइब करती है डायाफ्राम, सिलिया और म्यूकस का फंक्शन? सबसे पहले डायाफ्राम, अगर आप इधर देखें कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉज ब्रीदिंग आउट, तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट वो करता है ब्रीदिंग को अंदर लाने के लिए। रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग इन, ये भी गलत है। रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग आउट, ये ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉज ब्रीदिंग इन, तो ये वाले दो डायाफ्राम के बारे में ठीक हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सिलिया म्यूकस को प्रोड्यूस नहीं करता, म्यूकस को वो कैरी ज़रूर करता है लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता। सो ये वाला तो रो नहीं हो सकती, सो ऑटोमेटिकली यही रो बनती है। ये वाली बात भी ठीक है, कैरी म्यूकस टू द थ्रोट, तो सिलिया का यही काम है। जब आपके ट्रैकिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है, जो कि गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं, तो जो सीलियाँ हैं बाल, ये ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं हर वक्त एक रिदमिक पैटर्न में, और आपका जो म्यूकस है उसको ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको बॉडी से निकालना है। फिर ये आपके थ्रोट में पहुंच जाता है और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसको स्वालो कर लें या इसको अंदर ले जाएं, यानी जो हम अक्सर कर देते हैं लेकिन हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो इससे ये हमारे स्टमक में चला जाता है और फिर ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसके सारे जो जरासीम हैं वो स्टमक में आ देता है। या फिर इसका दूसरा तरीका है, जब ये थ्रोट में पहुंच जाए, अगर आप बीमार हैं या आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस है, तो फिर आप इसको एक्सपेल भी कर सकते हैं थ्रू द माउथ। सो इधर आपके पास ऑफ कोर्स कैरी म्यूकस टू द थ्रोट, ठीक है। ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, तो म्यूकस का यही काम है। सो बी वाली जो रो है दैट इज करेक्ट। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई? सो एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास अगर ये एल्वियोलाई हैं, एक पूरा एल्वियोलाई का गुच्छा मौजूद है, एयर सैक, तो इसके अंदर एक एल्वियोलर डक्ट आ रहा होगा जो कि तमाम एयर को लेके आएगा इधर तक, एंड देन उसके बाद आपकी जो इंस्पायर्ड एयर है वो इसके अंदर से फिर वापस चली जाएगी। लेकिन जब वो इधर पहुंचेगी तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाएगा और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ जाएगी। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से, ये अगर आपके पास एल्वियोलाई की सरफेस है, एंड देन इधर अगर आपके पास ये एक ब्लड कैपिलरी है जो इसके साइड से गुजर रही है, यहाँ पर से चूंकि ये हार्ट से आ रहा है, सो दिस इज एन आर्टरी, या मतलब आर्टरी से ये आ रही होगी कैपिलरी, एंड दिस इज गोइंग टू अ वेन, और ये हार्ट की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि कैपिलरी में चूंकि यहाँ पर अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद है, हार्ट ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजा है ताकि वो वापस ऑक्सीनेट हो जाए। तो चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है इधर, और ये इस तरह से करती है कि पहले यहाँ पर एक वाटरी लेयर होती है, पहले यहाँ पर एक वाटरी लेयर होती है एक लिक्विड की, तो ऑक्सीजन पहले उस लिक्विड में डिज़ोल्व कर जाती है। जब वो उस लिक्विड में डिज़ोल्व कर जाती है, जो कि कैपिलरी में भी ब्लड है, तो अब उसके लिए डिफ्यूज़ करना आसान हो जाता है। अगर वो सिर्फ गैस हो तो डिफ्यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गैस ने एक लिक्विड में डिफ्यूज़ करना है। लेकिन अगर दोनों लिक्विड हो जाएँ, ऑक्सीजन का भी एक सोल्यूशन बन जाए, तो फिर डिफ्यूजन काफ़ी आसान हो जाएगी। देन सबसे पहले तो ये होगा। नेक्स्ट, जो आपके पास इंस्पायर्ड एयर है, जो यहाँ पर एयर मौजूद है जो अंदर आई है और अब वापस जाने लगी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, क्योंकि नेचुरल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन आपकी कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि वो सेल्स ने वेस्ट प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली थ्रू डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ब्लड में मिक्सड है, वो एयर में चली जाती है। तो इस तरीके से आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इन द एल्वियोलाई, पैसिव प्रोसेस है थ्रू डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग? एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट है आपकी सांस लेने के रेट पर? सो इससे आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो सिंपली इंक्रीज़ करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप और तेज़ी से रेट है स्पीड और तेज़ी से आप साँस लेते हैं, आपने देखा भी होगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नीड मोर एनर्जी, और चूँकि आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आप जो है ऑक्सीजन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसी के साथ-साथ आपको एक्सहेल भी करनी है मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आपको ब्रीदिंग ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और इसी के साथ-साथ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल करनी है, जो वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ऑटोमैटिकली तेज़ हो जाता है। इसके साथ-साथ आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड तेज़ी से आपको ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई? तो जो ब्रोंकाई हैं उनको, उनके ऊपर कोविड-19 जैसे वायरसेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? बुनियादी तौर पे जनरली वायरसेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? वायरसेस क्या करेंगे कि सबसे पहले वो उधर जाएँगे आपके ब्रोंकाई पे, और सबसे पहले तो उधर म्यूकस की तादाद को बढ़ा देंगे। जैसे ही वायरस आएगा तो गॉबलेट सेल्स और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, अगर वायरस सीवियर है सबसे पहले तो इंक्रीज़ म्यूकस, जिसका स्पेलिंग MUCUS भी है और MUCOUS भी है। इसके अलावा वो जो हैं आपके सीलिया को किल कर देते हैं, अगर वो वायरस सीवियर है लाइक कोरोना वायरस। तो वो सीलिया जिसने एक्चुअल में म्यूकस को ऊपर भेजना था और फिर म्यूकस को यहाँ स्टमक में जाकर यहाँ बाहर निकल कर उससे निजात हासिल करनी थी। अब वो सीलिया ही नहीं रहे तो म्यूकस वहाँ पर फँस जाता है और वो वहाँ से निकलता ही नहीं है। इस वजह से भी अ आप आपके पास जो ब्रोंकाई है वो उसके ऊपर म्यूकस की लेयर जमना शुरू हो जाती है और वो छोटा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को अगर ये सीवियर हो जाए तो इसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहेंगे। और वायरसेस एक्यूट ब्रोंकाइटिस फ़ॉर्म करेंगे, वो क्रॉनिकल नहीं करेंगे, क्रॉनिक नहीं करेंगे, क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से होगा। यानी वायरसेस सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए करेंगे ये चीज़। अगर वायरस बहुत सीवियर हो तो वो वहाँ पर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो बहुत सीवियर केसेज़ में होगा और उससे लंग कैंसर भी शुरू हो सकता है, या फिर वायरस इन्वेड कर सकता है लंग को और जाकर एल्वियोलाई में पस भर सकता है। अ वायरस से भी निमोनिया हो सकता है, तो उससे आपको निमोनिया का भी खतरा है। लेकिन नॉर्मली वायरस जो ज़्यादा सीवियर नहीं होते, वो ख़त्म हो जाते हैं। वायरसेस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। तो इस वजह से एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, और ब्रोंकाइटिस आम तौर पे वायरल ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर? तो साफ़-सुथरी हवा में साँस लेने की अहमियत क्या है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, इससे आपके लंग्स जो हैं, वो सेफ़ रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक साफ़ एनवायरनमेंट में नहीं है, तो उससे हार्मफुल गैसेज़ और टॉक्सिक गैसेज़ आपके लंग्स तक जाएँगे। उससे आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उससे आपको निमोनिया हो सकता है, उससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और इन सभी केसेज़ लंग कैंसर भी हो सकता है। अगर आप बहुत एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में साँस लेते हैं, तो वो तकरीबन स्मोकिंग के बराबर है। बस फ़र्क ये है कि वो एडिक्टिव नहीं होगा, और स्मोकिंग चूँकि उसमें निकोटीन है, तो वो एडिक्टिव होगी। तो इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास लंग्स सेफ़ रहें, क्योंकि अ, लंग्स को सिर्फ़ नेचुरल जो एयर है वो चाहिए, उसके अंदर कोई हार्मफुल गैसेज़ नहीं पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। तो इसको हमने एसएलओ में भी किया था। बहुत ही सिंपल है। आपके पास इंस्पायर्ड एयर है और आपके पास एक्सपायर्ड एयर है। जो इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर आपके पास सबसे पहले O2, देन CO2, देन N2। तो ये तो 3 मेन गैसेज़ हैं जिनकी यहाँ पर नीड है। इसके अलावा वाटर वेपर को भी अक्सर कंसीडर किया जाता है, और अगर टेम्परेचर को भी करना चाहते हैं, वो भी किया जा सकता है। इंस्पायर्ड एयर में जैसे हमने पढ़ा था O2 इज़ 21% जो कि नेचुरल है। 16% हो जाएगी एक्सपायर्ड एयर में, क्योंकि वो कम हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में आपके पास 0.04% है, बहुत कम, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में वो 4% तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में डाली जा चुकी है। नाइट्रोजन उसका कोई यहाँ पर एक्सचेंज नहीं है, पहले भी 79% थी।
अब भी 79% ही रहती है। जिनकी परसेंटेज एडजस्ट हुई हैं वो ये हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज सेम रही है। वाटर इंस्पायर्ड एयर में तो वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल हो सकता है, कभी सैचुरेटेड भी हो सकता है, कभी अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, कभी वाटर वेपर सैचुरेटेड यानी ज़्यादा, अनसैचुरेटेड यानी कम। लेकिन जब वो बाहर आएगा तो वो हमेशा सैचुरेटेड होगा, जिसका रीज़न मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एसएलओसाली में। लेकिन उसका रीज़न यही है कि लंग्स के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर वेपर ज़्यादा होल्ड कर सकेंगे, और लंग्स के अंदर चूँकि म्यूकस मॉइस्ट होता है, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एयर जो है वो भी मॉइस्ट हो जाएगा। टेम्परेचर इसका वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंस्पायर्ड एयर का, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, लेकिन एक्सपायर्ड एयर का हमेशा अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बॉडी का ऑप्टिमल टेम्परेचर है। जो आपकी बॉडी है अंदर से, वो हमेशा इस टेम्परेचर की रहती है, चाहे बाहर ठंड है या बाहर गर्मी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लियर? तो नेज़ल और ओरल कैविटी क्लियर रखने का क्या फ़ायदा है? अब यहाँ पर ओरल कैविटी क्लियर से पता नहीं इनका क्या मुराद है, क्योंकि ओरल कैविटी आमतौर पे हमेशा क्लियर ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि आपके पास आपकी 2 कैविटीज़ हैं। एक तो आपकी नेज़ल कैविटी है, एंड देन आपके पास है आपकी ओरल कैविटी। सो नेज़ल कैविटी अक्सर जो है वो साफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस जो है वो जम जाएगा। क्योंकि आप बार-बार एयर यहाँ से लेते रहेंगे, तो उसके अंदर से जो जर्म्स हैं वो बार-बार वहाँ पर जमते जाएँगे। तो उसको साफ़ रखना ज़रूरी है। उसका रीज़न यही है कि अगर बहुत ज़्यादा वो जम जाएँगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और फिर ज़्यादा बैक्टीरिया अंदर जा सकेंगे। सो नेज़ल कैविटी को साफ़ रखना तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरल कैविटी की जहाँ तक बात है, जो शायद साफ़ रखने से उनका मुराद ये है कि दाँत वगैरह साफ़ रखे जाएँ। उसका एयर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन शायद उसका खाने पे इम्पैक्ट नहीं है, आपकी टूथ की जो हेल्थ है उस पे उसका इम्पैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर ए, तो ये उन्होंने तमाम चीज़ें दी हुई हैं जिनमें हमने डिफरेंशिएट करना है, हम इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 1 है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग की अगर हम लोग उसकी डिफरेंशिएट की बात करें, तो उनमें बहुत ही सिंपल सा फ़र्क ये है कि जो रेस्पिरेशन है, वो तो बुनियादी तौर पर आपके पास एनर्जी जनरेशन है। जो कि आपके पास आपके सेल्स में होगी, वो ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन को यूज़ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो ब्रीथिंग है वो एक्चुअली में जब आप ऑक्सीजन जो आप लंग्स के थ्रू करते हैं, जब आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द ऑर्गन लेवल। इनमें बुनियादी फ़र्क तो ये है, आप इनमें और भी कुछ फ़र्क बना सकते हैं और फिर आप एक लाइन लगा के इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो बहुत ही सिंपल है। रेस्पिरेशन एनिमल्स में होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ का यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज़ प्रोड्यूस करने के लिए है। एनिमल्स अपनी ग्लूकोज़ जो है वो एक्सटर्नली ले लेते हैं, बाहर खाने से ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी ग्लूकोज़ खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेशन तो एनर्जी जनरेशन का काम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज़ प्रोडक्शन का काम है, जो कि प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट है इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर लेके जाना। तो बहुत ही सिंपल है। इन्हेलेशन है एयर इन, तो दिस इज एयर इन। एक्सहेलेशन है एयर आउट। लंग्स में जब आप इनहेल करेंगे तो एयर अंदर आएगी, एक्सहेल करेंगे तो एयर आउट आएगी। आप इसके अंदर डिफरेंसेस बता सकते हैं कि कैसे इन्हेलेशन में डायाफ्राम की डायाफ्राम जो है वो इन्हेलेशन के अंदर चूँकि आपका वॉल्यूम चूँकि आपका वॉल्यूम बढ़ना है, तो उसके अंदर डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स के जो आपके मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कैसे एक्सहेलेशन में आपके पास डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और रिब्स के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करेंगे। सो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है कुछ इस तरीके से आपके पास इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। देन आपके पास स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर। बहुत ही सिंपल है। स्मोकर है जो एक्टिवली स्मोक करता है, यानी खुद जो बंदा स्मोक करता है, एंड देन पैसिव स्मोकर वो है जो उसके पास बैठा हुआ है। तो समवन सिटिंग नियर अ स्मोकर, तो वो भी इनडायरेक्टली उस हवा को अंदर ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकर। इसके इसके डिफरेंसेस में स्मोकर का ज़्यादा रिस्क है, लेकिन पैसिव स्मोकर का कम रिस्क है। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। तो ब्रोंकाइटिस में तो इन्फ्लेमेशन
या इन्फेक्शन इन द ब्रोंकस है। लेकिन निमोनिया के अंदर पस है आपके एल्वियोलाई में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स की इन्फ्लेशन है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में। इसके सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं। ब्रोंकाइटिस जो है वो उसके अंदर आपके पास शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होगी, ऑल्दो इनके सिम्टम्स तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन इनके जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट है। ब्रोंकाइटिस मोस्टली वायरल है, जबकि निमोनिया मोस्टली बैक्टीरियल है। ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, जबकि निमोनिया में एंटीबायोटिक्स काम करेंगी। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बहुत ही सिंपल है। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। एक रेस्पिरेशन वो है जिसमें नीड्स ऑक्सीजन, सो ये तो नेचुरली होती है इंसानों में भी, तमाम जानवरों में भी, जिस रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एक थोड़ी सी लेस इफेक्टिव, जिससे इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद ना हो, इंसानों में भी थोड़ी देर के लिए ही हो सकती है अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, विदाउट ऑक्सीजन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लूकोज़ को इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, वो मज़ीद ये काम नहीं कर सकती। फेरिंक्स एंड लैरिंक्स बहुत ही सिंपल है। फेरिंक्स तो आपके पास कॉमन पैसेजवे है बिटवीन एयर एंड फूड, जबकि लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स है, वो नीचे जाके ट्रैकिया के टॉप पे मौजूद है। उसका काम आपकी वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करना है। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस वो स्पेस है लैरिंक्स के अंदर, जो भी लैरिंक्स के अंदर कैविटी है या स्पेस है उसको ग्लॉटिस कहा जाता है। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर जो चीज़ मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एक ढक्कन मौजूद है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है, जबकि ग्लॉटिस सिर्फ एक खाली जगह है। ग्लॉटिस का बस काम ये है कि वो आवाज़ को गुजरने देता है अपने अंदर से, जबकि एपिग्लॉटिस का काम ये है कि वो जब खाना आए तो वो बंद हो जाए ताकि खाना एसोफेगस से जाए, खाना ट्रैकिया के थ्रू ना जाए। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स सो ब्रोंकाई जो डायरेक्टली जब ट्रैकिया डिवाइड होगा तो जो सबसे पहले आएँगे जिन पे कार्टिलेज मौजूद होगा उनको ब्रोंकाई कहा जाएगा, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएँगे और उन पे कार्टिलेज नो लॉन्गर मौजूद रहेगा, उनको फिर हम लोग ब्रोंकियोल्स कहेंगे। एयर सैक्स एंड एल्वियोलाई ऑल्दो एयर सैक्स और एल्वियोलाई सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद यहाँ पर एल्वियोलाई से उनकी मुराद एक एल्वियोलस है और एयर सैक से उनकी मुराद एक पूरा सैक है एल्वियो लाई का, ऑल्दो एक एल्वियोलाई को भी आमतौर पे एयर सैक कहा जाता है। सो एनीवेज़ ये थोड़ा-सा इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा मसला है, लेकिन अगर ये इनका मतलब एयर सैक से मुराद एक पूरा गुच्छा है, तो फिर इसके अंदर डिफरेंस बताया जा सकता है कि एल्वियोलाई तो सिंगल सेल है, एयर सैक से पूरा जो बंच है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप जो है आपकी गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, तो ये आपकी अगर ब्लड कैपिलरी है, सो वी ऑल नो कि एल्वियोलाई से आपकी ब्लड कैपिलरी ने ऑक्सीजन को लेना है। वी ऑल नो दैट डिफ्यूज़ होना है, लेकिन ऑक्सीजन को ब्लड कैसे कैरी करता है? तो ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है एक प्रोटीन के थ्रू दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपके पास हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो इनके अंदर आपके पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम ये है कि ये और जब जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और फिर ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो उस हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर आप उसकी इक्वेशन लिखें तो Hb यानी हीमोग्लोबिन प्लस O2, सो इसने फॉर्म कर लिया है HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद है, CO2 नहीं, सो CO आपके हीमोग्लोबिन को CO के साथ बाइंड करना काफ़ी पसंद है कंपेयर टू ऑक्सीजन। उसके पास 200 टाइम्स ज़्यादा अफ़िनिटी है CO के लिए, यानी वो CO को ज़्यादा पसंद करता है 200 टाइम्स। वो चाहता है कि CO उसके पास ज़्यादा है, अगर CO मौजूद नहीं है फिर ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन अगर CO मौजूद है तो फिर ऑक्सीजन वो स्केल ही लेगा। देन आपके पास जो चीज़ प्रोड्यूस होगी दैट इज़ कॉल्ड HbCO, उसका नाम है आपके पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि सबसे पहले एक तो ये कि ये कभी जब ये इस तरह हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि इतनी एफिनिटी ऑक्सीजन को तो ये छोड़ देता है उधर जाकर। कार्बन मोनोऑक्साइड को ये छोड़ने नहीं वाला, इसको थ्रू थेरेपी निकालना पड़ेगा और फिर आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी उसको चाहिए। सो इस तरीके से आपको जो है वो बहुत जल्दी थकन होने लगेगी, क्योंकि आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। सो इसका स्मोकिंग रीज़न है, स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, लेकिन ये वैसे भी प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट ओके, तो आपके तमाम डिफरेंशिएट वाले सवाल हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्रीदिंग थ्रू नोज इज़ हेल्दियर देन ब्रीदिंग बाय माउथ। वाई? तो इसका रीज़न क्या है कि अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दियर है अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। आपकी नोज़ के अंदर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। आपकी नोज़ के अंदर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। सो वो आपके एयर को फ़िल्टर कर देते हैं। तो अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस हैं तो वो वहीं रुक जाते हैं, म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका माउथ है तो माउथ में कोई सीलिया मौजूद नहीं, माउथ में कोई ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं जो इसको रोक सके। तो माउथ में खाने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है सलाइवा, लेकिन हवा के लिए कोई प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो माउथ से अगर आप सांस लेते हैं, ले तो सकते हैं क्योंकि आखिरकार उसने फेरिंक्स में ही जाना है, लेकिन ये डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर आ सकते हैं या फिर हार्मफुल वायरसेस जो हैं वो इन्वेड कर सकते हैं आपकी बॉडी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट? तो अगर आपने एक ठीक तरह का गैसियस एक्सचेंज करना है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उसकी एनवायरनमेंट के दरमियान एक ठीक तरह से गैसियस एक्सचेंज करना है, बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन आपने लेनी है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देनी है। तो उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है जो ह्यूमन्स के अंदर पाई जाती है? सबसे पहली जो उसके लिए कंडीशन चाहिए, सबसे पहली तो आपको ये चाहिए कि एक हाई सरफेस एरिया हो अगर आपने एफिशिएंट रखना है तो, जहाँ पर आपके पास ये एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज होगा एट गैस एक्सचेंज साइट, जो कि इंसानों के अंदर एल्वियोलस हैं या एल्वियोलाई हैं। सो एल्वियोलाई वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन चूंकि वो इतने ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, पूरी दोनों लंग्स में मिलाकर 400 से 500 मिलियन के दरमियान पाए जाते हैं। सो जो उनका टोटल सरफेस एरिया है वो एक टेनिस के स्टेडियम तक हो जाता है। तो इसलिए हमारे इंसानों के अंदर एक हाई सरफेस एरिया ही मौजूद है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी जो बाउंड्री है इट शुड बी थिन। वो बाउंड्री जिसके थ्रू आपके पास गैस एक्सचेंज हो रहा है, जैसे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान बाउंड्री जो कि सिंपली एक सेल थिक है, शुड बी स्मॉल इंसानों के अंदर। नेक्स्ट अप एयर शुड बी क्लीन। अगर एयर ही क्लीन नहीं है तो ये डेंजरस हो जाएगा। सो ये वो बुनियादी कंडीशन है, इनकी ज़रूरत है अगर आपने एक एफिशिएंट तरीके से गैसियस एक्सचेंज करनी है। ओके।